बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुख की लार्ज बेंच ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि अदालत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 9 मई की बगावत को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई और जहांगीर तरीन साहब भी काफ़ी सियासी तौर पर हमें मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मुलाकातों का उनका सिलसिला भी जारी है। इस सियासी मंजरनामे में क्या तहरीक इंसाफ की वापसी किसी सूरत भी मुमकिन है या मजीद मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? मुश्किलात तो सभी के लिए हैं इस वक्त। तो आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज रिहा हुए, उनको मुबारक हो। और वो जाहिर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कल फिर मीडिया से बात करूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। ना उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने कहा मैं उधर छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने 9 मई के हवाले से कोई बात की। कल वो बात करेंगे मुलाकात के बाद मीडिया से। अच्छा, इसमें 2 दिन के बाद बजट आ रहा है। अच्छा, और वो एक मुल्क के अहम जो मसाइल हैं उसमें एक बड़ा मसला मईशत है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। परवेज़ खटक साहब उनके साथ जाते हैं नहीं जाते ये इल्म नहीं जी। और मैं नहीं समझता कि तहरीक, मेरी ज़ाती राय, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो जिस शख्सियत की वजह से तहरीक इंसाफ का वोटर बना हुआ है उसकी गैर हाजिरी में वो वोट किसी और को जाएगा। यानी वो तितर बितर तो हो जाएंगे, ये भी हो सकता है कि वोट ना डालें, लेकिन वो अब जो मर्जी कहें, वो जो रिप्लेसमेंट है वो मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक, इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई दुश्वार है। और वो वोटर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के पास भी नहीं जाएगा किसी सूरत। जहांगीर तरीन साहब ने आज इसाक खानी साहब के ऊपर और सरदार इलियास साहब और ओन चौधरी साहब पे मुश्तमिल कमेटी बनाई जो मज़ीद राब्ते करेगी, लेकिन वो वोटर वहां नहीं जाएगा। वो वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं जाएगा। वोटर इलेक्टेबल्स शायद चले जाएं इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन वो वोटर जो है वो खास वोटर तहरीक इंसाफ का, वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी के में लोग जाहिर है शामिल तो हो रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं या बाकी लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो वोटर कहां जाएगा तहरीक इंसाफ का। तो वो जो वोटर है वो एक बहुत बड़ी तादाद में है और वो मिडिल क्लास का, पढ़ा लिखा या ना या समझदार जो भी कहें। अब उस वोटर को लेने के लिए ये तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ हो रही है, लेकिन वो वोटर अभी कहां जाएगा ये किसी के पास जवाब नहीं है। इनमें से जितनी शख्सियात हैं काबिल एहतराम शख्सियात, ये इनको देख के मुझे तो कोई इनमें से दूर दूर तक हर शख्स अपनी जगह, जाहिर है हर पार्टी की क़यादत है, मुख्तलिफ लोग हैं सारे, मगर रिप्लेसमेंट जो है ना वो नहीं है। ये मुमकिन है कि वो मुख्तलिफ ग्रुप बन जाएं, टुकड़े हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, सारा जो कि होता नजर आ रहा है। तितर बितर होती एक जमात आपको नजर आ रही है, लेकिन कोई ये क्लेम करे कि वो सारा का सारा वोटर एक जगह चला जाएगा, उसमें से बहुत कम शायद जाए कहीं, बाकी नाराज होके किसी को भी वोट ना डाले, जो अभी तक इम्कानात लग रहे हैं। यह हो सकता है डाल दे, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो इधर उधर जो है ना वो नहीं जाएगा। सर उसके लिए तो इंतखाबात का होना नहीं, इंतखाबात का होना। और देखें बात सारी क्या है, नवाज शरीफ साहब का जो वोटर है वो नवाज शरीफ साहब का वोटर है,
बिल्कुल है। मतलब है कि वो मियाँ साहब का वोटर है, चाहे आप जो मर्जी करें, अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, ये वो तारा वोटर है। और वो अब ये सियासत यहाँ पर जो है ना, मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं अब इस पे मजीद कुछ कहने से कासिर हूँ। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और मैं पीडीएम हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है पीडीएम का, लेकिन हुकूमत में है और बड़े अहम वजारतें हैं उनके पास। और इसमें अब नवाज शरीफ साहब का वतन वापस ना आना मेरी समझ से बाहर। अगर उनका ख्याल ये है नवाज शरीफ साहब का कि वो कोई उनको ये मशवरा दे रहा है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आप ना जाएं और ये जब रिटायर हो जाएं, तो ये तो बहुत ही अजब सा मशवरा होगा। मियाँ साहब के अब ना आने की वजह तो कोई बनती नहीं है, क्योंकि जब उनका अहम तरीन मद्दे मुकाबिल ही नहीं है मैदान में, तो मियाँ साहब को तो आ जाना चाहिए। वो तो मुकदमा का फेस करने जा रहा है, ठीक है, जिसमें पता नहीं फौजी अदालत में जा रहे हैं मामलात या किस तरफ जा रहे हैं, मतलब संगीन है। वो 9 मई जो है वो बड़ा एक ऐसा वाक़या है जिसको अभी तक शायद लोग सही तरह समझ नहीं पाए कि उसकी संगीनी क्या है। आम लोग उनको बस वो सब कोशिश कर रहे हैं समझने की कि क्या है ये 9 मई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनको 9 मई की संगीनी का अंदाजा होगा कि ये एक कितना बदकिस्मत वाक़या है जो पेश आया है हमारे साथ। अब इसमें बजट, आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हुए, और ये बजट किस तरह से होगा, मैं वो आदाद शुमार का गोरख धंधा तो लंबा चौड़ा मैं बता नहीं सकता, लेकिन सादा अल्फाज में बड़ी अच्छी वो मैं ताब हैदर साहब की बात पढ़ रहा था, किसी जगह सुन रहा था, उन्होंने और शहबाज राना साहब और बाकी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, फरहान बुखारी, तो सबकी बात सुन के मुझे जो समझ आई मैं वो बताता हूँ कि ये बजट क्या है। देखें, एक होती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, यानी कुल आमदनी जी। अच्छा, एक होती है नेट इनकम, यानी असल आमदनी। अच्छा, कुल आमदनी यह है कि मुझे 100 रुपए मिले। अब ये इस बात को समझना पड़ेगा, मुझे 100 रुपए मिले, ये मेरी कुल आमदनी है, ठीक है। अब उसमें से टैक्स कटेगा, ये वो सारा कर करा के आखिर में जो मेरी जेब में आएंगे 65 रुपए, वो मेरी असल आमदनी होगा, असल आमदनी होगी, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, तनख्वाहें मिलती हैं तो वो ग्रॉस होती है, ग्रॉस कट कटा के वो आता है ना, उसमें से नेट इतना रह गया, ठीक है, इतना टैक्स कट गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। हुकूमत अगले साल का बजट कैसे बना रही है? हुकूमत अगले साल का बजट ऐसे बना रही है कि हुकूमत के पास जो है वो 100 रुपया हुकूमत लेगी टैक्सों में, इधर उधर दाएं बाएं, पब्लिक से प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये 100 रुपये ले लिए। 100 रुपये लेने के बाद जो है वो सूबों को दे दिया, एनएफसी अवार्ड, इधर उधर सारा कर करा दिया, तो उसके पास, हुकूमत के पास 65 रुपये बच गए, ठीक है। ये इस तरह बजट बन रहा है मुल्क का। 65 रुपये अब हुकूमत के पास है। अब हुकूमत ने अगले साल जो कर्जा देना है, कर्जा, बल्कि कर्जा भी नहीं, सूद, टू बी वेरी एक्यूरेट, सूद, कर्जे को तो छोड़ दें, 65 रुपए की आमदनी है, जो कर्जे लिए हुए हैं बाहर से, उन पे जो सूद देना है वो 75 रुपए है। यानी आमदनी मेरी 65 रुपए होगी इस साल, मैं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, मेरी आमदनी जो है सबको निचोड़ के, सारे पब्लिक को बिजली का बिल, गैस का बिल, ये वो करके 65 रुपए मेरी आमदनी होगी, और जो मैंने सिर्फ सूद देना है वो 75 रुपए देना है। तो सूद देने के लिए मैं कहीं से 10 रुपए लूंगा, और सिर्फ सूद देने के लिए। अब 10 रुपए मैंने और कर्ज लिया और मैंने सूद दे दिया, तो 75 रुपए वहां निकल गए। अब मेरा दिफा कैसे चलेगा? सेहत, तालीम, तनख्वाहें, पेंशन, हुकूमती खराजात, ये सारे अदा करने के लिए, यानी 75, उधर तो 10 रुपए लिए ना मैंने, आमदनी मेरी 65 थी, 10 रुपए और उधार लेके मैंने 75 रुपए सूद में दे दिया, और
फिर बाकी खर्चे करने के लिए मुझे 70 रुपए या 80 रुपए या 90 रुपए मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो मतलब यह हुआ कि मेरी जो कुल आमदनी होगी, हुकूमत पाक सारे टैक्स वैक्स, हम कहते हैं कर्जे कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये होने जा रहा है अगले साल। यानी आमदनी होगी 65, सूद जाएगा 75, सूद देने के लिए हम कर्जा लेंगे 10 रुपए, सूद देने के लिए 75 रुपए सूद है जी। सूद देने के, और फिर बाकी खर्चा पूरा करने के लिए हम मजीद कर्जा लेंगे। तो ये हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत ये हमारी के पास। हिकमत अमली है, ठीक है। इसे बजट बन रहा है। अब खर्चा हमने, अब उधर हम खर्चा कम करें, इधर करें, क्या करें, कैसे, ये बिल्कुल यहां पर आपकी मईशत खड़ी हुई है। तो अब इसमें यह है बजट। अब आप इसमें गोरख धंधा बनाते रहें, इतने अरब इतने खरब रुपए का इधर होगा उधर होगा, ये होगा फलां होगा, बाकी आदात का गोरख धंधा है। ये है कुल जो मैंने बताया आपको, ये उसका खुलासा है। यानी सूद देने के लिए 10 रुपए आपको उधार लेने, मजीद कर्ज लेना है पुराने कर्जों पे सूद देने के लिए, और फिर अपने आप को चलाने के लिए मजीद आपको, मतलब उसमें उसके लिए ठिंगा नहीं बचा आपके पास, तो मजीद आपने कर्जा लेना है। अब वो कितना कर्जा लेते हैं, कितने आपके अखराजात हैं, आपकी शाना अखराजात हैं, वो सारे या तो आप बढ़ लेते जाएं। आप 100 रुपए की जगह 300 रुपए ले लें और छोड़ के अपनी अगली नस्लों पे छोड़ के चले जाएं। अच्छा, अब आ जाएं कि वही बात की वोटर कहां जाएगा। ये वोटर कहीं नहीं जा रहा। उसके लिए अब जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ एक साथ जारी है, और सजाओं का आगाज, मुकदमात, सजाएं, ये वो सारा सिलसिला। और ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इस बजट में क्या रिलीफ होगा, अब ये तो एक सतही सी बात होगी ना कि ऐलान हो गया तो 8-10 लोगों ने तारीफ कर दी, बड़ा अच्छा बजट है, बड़ा आवाम दोस्त बजट। मईशत यहां खड़ी है हमारी। और ये जो मैं बजट की बात कर रहा हूं तो ये हुकूमत की नहीं, ये बतौर पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान एक इशू है ना। आपकी कितना बड़ा क्राइसिस है, आप नोट करें कि आपको सूद देने के लिए उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, तो रिफॉर्म्स हुई नहीं, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हुई हैं, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं। उसका नतीजा ये हम भुगत रहे हैं अभी, ये जो सानिया 9 मई के बाद जो सिलसिले देख रहे हैं। ना जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, ना टैक्स रिफॉर्म्स हैं, ना कोई एनर्जी की, मतलब किसी शोबे में अगर कोई वाहिद चीज़ नहीं हुई तो ये रिफॉर्म्स नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर सियासी सबबंदी कैसे होती है इलेक्शंस में, क्योंकि जरदारी साहब तो बैठे हैं पंजाब में। मैं वही बात कल भी मैंने की थी कि वो तो बैठे हैं, और अगर लोगों के पास चॉइस हो, पीटीआई का वोटर नहीं, अगर लोगों के पास चॉइस हो कि जहांगीर तरीन साहब के पास जाना है या जरदारी साहब के पास जाना है, तो वो पहले जरदारी साहब के पास जाएंगे। कि जहांगीर तरीन साहब के साथ सबसे बड़ा इस वक्त इशू दूसरा भी है, इंतहाई मिलनसार, इंतहाई इखलाक के अच्छे, सब कुछ, लेकिन नाअहलियत की तलवार लटक रही है। लोग उनको, यानी अगर फर्ज करें मैं जहांगीर तरीन साहब के पास जाऊं तो मेरे जहन में तो ये होगा ना कि भाई मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ जा रहा हूं तो इन्होंने वजीर आजम बनना है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की नाअहलियत अटकी हुई है अभी, जो कि नवाज शरीफ साहब की अटकी हुई है। तो जहांगीर तरीन साहब मुझे कहेंगे कि यार आप ऐसा करें डॉक्टर शाहिद कि मेरे साथ आ जाएं, तो यकीनन मेरी नाअहलियत खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं खत्म होगी तो आपने ओन चौधरी को वोट देना है। मैं कहूंगा अच्छा, ओन चौधरी को वोट देना है। मतलब इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, अब तो ये सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। अच्छा, वहां पर भी ये सूरत हाल है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, कि ऐसा है कि भाई आप जो हैं वो, यानी शाह महमूद को देखें, परवेज खटक साहब बराबर के, या इमरान इस्माइल साहब, या बाकी लोग बराबर, असद उमर साहब बराबर की शख्सियत है। तो मतलब वो क़यादत की मौजूदगी में तो वो सेक्रेटरी जनरल और ये सारी पोजीशंस ले ली थी, लेकिन अब क्या वो पोजीशंस इनके साथ लेंगे? तो उनके जूनियर के तौर पे तो काम करने में कोई जायका नहीं ना, चाहे कारकुन हो या पोस्ट मिले या टिकट मिले या ना मिले। लेकिन यहां पर क्या इनके, ये एक सवाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से इस जिम्मेदारी को संभालते हैं और कैसे तंजीम साजी करते हैं। क्या खुद करते हैं या मतलब कैसे आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो
एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है उनके लिए। और देखते हैं कि उससे वो कैसे कामयाब होकर निकलते हैं, क्योंकि आज उन्होंने बात यही की कि हमारे कारकुन जेलों में हैं, इधर मुकदमात चल रहे हैं। पहली प्रायोरिटी उनके ऊपर ये होगी कि लोगों पे मुकदमात हैं, आगे पीछे दाएं बाएं लोग सारे, उधर लीगल आप मामलात को देखना है। साथ आपने जो है वो एक पार्टी जो बिल्कुल फौजी अदालतों पे, और 9 मई के अंदर जो है वो जिम्मेदार उसको रियासत की तरफ से कहा गया है सबूतों के साथ कि ये, तो उसको कैसे आपने भंवर से निकालना है, कैसे उसको। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इसको भंवर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पार्टी बच जाएगी किसी न किसी सूरत, वरना पूरी की पूरी पार्टी जो है, तो ये एक बहुत बड़ा एक बड़ा बहरान है। और ये इम्तिहान है शाह महमूद कुरैशी साहब की, मेरे ख्याल से सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत भी तो इस वक्त उलझी हुई है, उनके पास भी ना कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं, है, हुकूमत नहीं, हुकूमत जो है उसको, हुकूमत बजट में उलझी हुई है जी, ठीक है ना। हुकूमत बजट में उलझ गई है, और हुकूमत एक अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट जो इस वक्त अमलन अरेंजमेंट खत्म हो चुका है, क्योंकि अमलन जरदारी साहब अपनी सबबंदी कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे। जरदारी साहब पीडीएम के लिए नहीं तोड़ रहे लोग, ये पीडीएम में नहीं शामिल हो रहे, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं सर, ऐसे है। यानी इस वक्त जो है वो, अगर कोई जाके जहांगीर तरीन साहब का इत्तेहाद होगा तो वो पीडीएम से नहीं होगा, वो मुस्लिम लीग नून से होगा, ठीक है। उसमें हो सकता है मौलाना साहब कहें कि भाई नहीं, मतलब मेरा तो, मौलाना फजलुर रहमान साहब के दोनों तरफ मरासिम है, अच्छा जहांगीर तरीन साहब के भी दोनों तरफ मरासिम है अच्छे, लेकिन इशू ये है कि पीटीआई के वोटर को क्या करना है भाई। वो तो वोटर देखें, पीपल्स पार्टी का वोटर पीपल्स पार्टी के साथ है, नून का वोटर नून के साथ है। जो पीटीआई का वोटर है उसको जहांगीर तरीन साहब तोड़ने में कामयाब होते हैं, या उसको शाह महमूद कुरैशी साहब -1 की सूरत में तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उधर पे -1 नहीं है, और बहुत सारे माइनसेस हो गए हैं ना, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये मैंने कहा ना, एक बड़ा इम्तिहान है, एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, कई लोग तो कहेंगे ना हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, तो अब वो वापस तो नहीं आएंगे ना तो शाह, मैंने कहा ना ये पीटीआई के लिए क्राइसिस है। अच्छा, उधर जो है उस तरफ वो इस पूरे बहरान से, मैं इसको समझ नहीं सका, इस पूरे बहरान से पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है सियासी तौर पे कि वो अपने लोग तोड़ रहे हैं, मतलब लोग शामिल हो रहे हैं वहां पे। जरदारी साहब 10 दिन और बैठूंगा, मुस्लिम लीग नून उसमें जो है वो, उसकी क्यादत बाहर क्यों है इस वक्त? क्योंकि असल तो बहुत सारे इश्यूज तो उनके खत्म है ना इस वक्त, उनको वापस आके उनको इंतहाई फाल हो जाना चाहिए था, क्योंकि जरदारी साहब मौजूद है ना पंजाब में, और जहांगीर तरीन मौजूद, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई है सर, बिल्कुल। तो वो अब इंतखाबात से पहले आएंगे, कब इंतखाबात होंगे? मेरा तो अपना ख्याल ये था कि शायद इस दौरान उनको फौरी तौर पे यहाँ आके और मामलात को अपने हाथ में संभाल लेना चाहिए था। लेकिन यह है कि वो अब ये इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा तो अजब सा बनेगा, इसमें मौलाना साहब होंगे, यानी ठीक है बन भी सकता है, कोई मुजाहिरा नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग है ना। पीपल्स पार्टी के सोलो फ्लाइट लेगी? बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ यकीनन पीपल्स पार्टी अब एमक्यूएम से रब्ता करेगी और मौलाना साहब से रब्ता करेगी। देखना ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो जरदारी साहब के साथ ज़्यादा ईजी होते हैं या वो ज़्यादा ईजी रहते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। अब क्योंकि एक अलग देखें ना, मैंने उस दिन भी कहा था ना कि जब पीएनए का क्या मकसद था, भुट्टो साहब को गिराना, तो भुट्टो साहब चले गए तो फिर पीएनए क्या रहेगी? सही, मतलब इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो अदलिया बहाली, तो जिसके खिलाफ पीडीएम बनी थी वो अब है, शख्सियत ही नहीं है, तो पीडीएम क्या है, मतलब खत्म हो गई ना। वैसे तो हुकूमत जब में आई थी पीडीएम और इत्तेहादी, तो उसी वक्त वो उसका उनको मिल गया था, वो तो अचीव हो गया था ना उनका, लेकिन वो अब तो बिल्कुल बिल्कुल अचीव हो चुका है टारगेट। तो अब क्या है कि पीडीएम रहे, ये ज़ियाउल-हक चले गए तो मैं कहूंगी जी एमआरडी, मतलब कोई तुक नहीं है ना। तो ये जो है, या इफ्तिखार चौधरी बैठ गए, अदलिया वाली चल रही है, वकील चले जा रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी को बहाल करो, इफ्तिखार चौधरी सब यहाँ बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई तुक नहीं है ना। अच्छा, तो ये जो मकसद है वो मकसद तो अचीव हो चुका है। तो अब पीडीएम, अब वो फेज है कि जिसमें पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई, ये सारा बजट ये भुगते, इसाक डार साहब भुगते हैं, महंगाई भुगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भुगते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी पीटीआई के खिलाफ, अब नहीं करेगी, वोटर को अटैक करेगी उस तरफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह शाम, फितना, गद्दार, फलाना, वो रियासती इश्यूज को पॉलिटिसाइज करना सबसे बड़ी
गलती होगा। सबसे बड़ी गलती इस वक्त यह होगी कि आप रियासती मामलात को सियासी रंग दें। हम नहीं कहते थे कि ये अगर करेंगे तो वो लोग उसको लिंक, रियासती इशू है, सीरियस इशू है। बिल्कुल। क्या हुआ 9 मई को, कैसे शोहदा के कैसे इन मकामात पे अटैक हुआ, कैसे शोहदा की जो निशानियां थी उनकी बेहुरमती हुई, उसको जब आप मिक्स करेंगे सियासत के साथ तो लोग कहेंगे यार ये तो यही बात कर रहे थे। तो यहां पर आपको एक डिफरेंट मतलब डिस्टेंस करना है कि ये सियासत है। मतलब हमारी पार्टी नहीं कहती थी कि ये गड़बड़, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यहां पर आपने रियासती मामलात को सियासत से अलग करना है। आप तो पहले ही कहते थे, वो आपको कहते थे। यहां सिचुएशन डिफरेंट है। यहां एक रियासत का इशू खड़ा है, एक पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, उनको मिक्स एंड मैच करेंगे तो गड़बड़ होगी, लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये बात हो गई। फिर उसके बाद जो है, फिर वही बात कि आसपास का दबाव इस कदर बढ़ गया है। यानी आप ये देखें कि सेक्रेटरी डिफेंस, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस आए और 2 रोज का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि पाकिस्तान ये जो चारों तरफ एक मकड़ी का जाला है, उसको वो अब उसको ऐसे कंप्रेस करते हैं ना, तो वो फिर पाकिस्तान उसमें। और ये कि ये वोटर जो है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस वोटर की क्या साइकी है और इसके लिए क्या सोचा जा रहा है कि ये वोटर कहां जाएगा। और वक्फा ने उसके बाद बात। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामला पर बात कर रहे थे। आपने कहा कि अब पीडीएम की वो हुकूमत में आने के बाद सियासी हैसियत या मकासद नहीं है जो हुकूमत से बनाने से पहले। वो एग्जैक्टली, या तो नवाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं कि बजट आ जाए और इसकी धूल मट्टी बैठ जाए जरा, और फिर वो वापस आए। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक पावरफुल ग्रुप के तौर पे सामने आएगा। सवाल ये है कि वही कि वो दरमियान का वोटर कहां जाएगा और वो फिर किसके साथ अलायंस करेंगे। वो उनका अलायंस क्या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ होगा? नामुमकिन, दोनों की शख्सियत को देखते हुए। फिर उसके बाद क्या उनका मुस्लिम लीग नून के साथ होगा, क्या उनका पीपल्स पार्टी के साथ होगा, क्या मतलब एक ये चेस बोर्ड कैसे बनता है, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ एक साथ जारी है। एक बात जो मैंने वक्फे से पहले कही थी कि सेक्रेटरी डिफेंस 2 दिन का दौरा करके अमेरिका चले गए। ठीक है, और उनका इलामिया भी हमारे सामने है, उसको मैंने पढ़ा गौर। और चूंकि 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये 12वीं स्लाइड जो है, सेक्रेटरी ऑस्टिन कंक्लूड्स इंडिया विजिट। ठीक है, ये सिंगापुर से इंडिया आ गए थे, 2 दिन का यहाँ पे दौरा किया। और सिंगापुर में हमें पता है कि इनकी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ तलखी हुई थी। जी, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं हुआ था। IISS। अब एक इशू जरा समझना है और वो खराब हो रहा है, और वो है मणिपुर। मणिपुर वो रियासत जो 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक रियासत है। वहां पे अलहदगी की बात हो रही है, लेकिन मणिपुर अलहदगी नहीं मांग रहा। मणिपुर अलहदगी नहीं मांग रहा। अलहदगी वहां पर कौन मांग रहा है, ये एक सवाल है। क्या कोई ये चाह रहा है कि मणिपुर का एक हिस्सा अलग हो जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। आज फर्स्ट पोस्ट जो इंडिया की, उसको जरा उसकी मैं ये हेडलाइन पढ़ूं कि मणिपुर वायलेंस शुड बी एन आई ओपनर, वाई यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू नागालैंड इज प्रेफरेबल टू प्रपोज नागालिम। अच्छा, यानी ये बात जरा समझने की है कि एक आसाम में से नागा पुराना एक कौम है, उनके बादशाह होते थे, नागा हिल्स हैं सारी। आसाम में से एक रियासत निकाल के वो नागाज को दे दी गई। 1947 के बाद से उनकी ये तहरीक शुरू हो गई थी कि हमें आज़ादी दी जाए। तो आसाम में से एक जगह निकाली, उसको नागालैंड बना दिया। नागा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अरुणाचल प्रदेश में भी हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में मणिपुर में भी हैं। और मणिपुर में जो वो मौजूद हैं तो वो गुकीज के साथ हैं। मणिपुर में 2 कबाइल की हम बात कर चुके हैं, मेतीस और गुकीज। ठीक है, मेतीस वो जो दरमियान में है, गुकीज वो जो पहाड़ों पे हैं। मेतीस वो जो हिंदू हैं और
कुकीज वो जो कि क्रिश्चियंस हैं और नागाज भी क्रिश्चियन हैं। अब जो डिमांड हो रही है वो नागालैंड की नहीं, और नागालैंड तो पहले से मौजूद है। अगर हम वो 7 सिस्टर स्टेट्स देखें तो नागालैंड तो मौजूद है। तो अलहदगी की डिमांड क्या हो रही है? अलहदगी की डिमांड ये हो रही है कि नागालैंड नहीं बल्कि नागालिम बना दिया जाए। अच्छा। नागालिम एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें नागालैंड भी है, जिसमें म्यांमार के हिस्से भी हैं, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, और जिनका अपना झंडा है। वो झंडा अपना बना के दिखा के उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वहां पर एक तहरीक चल रही है। और वो जो तहरीक चल रही है वो नागालैंड की नहीं चल रही, वो नागालिम की चल रही है। अब जनाब ये जो नागाज हैं जो कि मणिपुर में हैं, जो क्रिश्चियंस हैं जी, ये ज़हन में रहे कि क्रिश्चियन जिनके चर्च जलाए जा रहे हैं, जिन पे वो जो बीजेपी की हुकूमत है मेथीज वो जिन पे अटैक कर, ये नागाज हैं। इनका नागालैंड तो पहले से है। तो अलहदगी जो चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमें नागालैंड बना के दिया जाए, जो हमारा असल मुतालबा है। इनकी जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है जो मुज़ाकरात कर रही है 1947 से लेकर आज तक मरकज के साथ, वो मरकज के साथ मुज़ाकरात नागालैंड के लिए नहीं कर रही। नागालैंड तो बन चुका है, वो कर रही है नागालिम के लिए। ठीक है। अब नागालिम अगर बनता है तो एक बहुत बड़ी रियासत अभी है, कोई मेरे ख्याल से 50-60 हजार मुरब्बा किलोमीटर। अगर आप ये नागालैंड अगर नागालैंड बनाते हैं तो वो बनता है कोई 1,25,000, 1,25,000 यानी डबल, तकरीबन डबल, बहुत बड़ी रियासत बनती है। वो इतना बड़ा इलाका है जो नागालिम क्लेम करता है। उनके और कुकीज के आपस में झगड़े भी हो चुके हैं। अभी तो जो है वो मेथीज के अगेंस्ट साथ है ना, लेकिन आपस में झगड़े भी हो चुके हैं। कुकीज जो कुछ कुकीज या कुची या जो भी कहें उन्हें, वो कुकी लैंड का मुतालबा भी कर चुके हैं कि कुकी लैंड होना चाहिए हमारा। ये एक बड़ी इंतहाई कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है। ये देखें, ये नागालैंड है, ये प्रपोज नागालैंड है। इसमें आप देखें तो इसमें जो है वो कितने सारे इलाके इसमें आ रहे हैं। इसमें आपको बांग्लादेश भी मिल रहा है, इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है, बहुत सा। ये मणिपुर तो एक हिस्सा है ना, वो नीचे मणिपुर आ रहा है लिखा हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है भारत का, जिसके लिए वो अब ये जो मजमून है फर्स्ट पोस्ट का, ये कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी का की है। ये देखें कितना बड़ा नागालैंड है, ये देखें ये ब्लू कलर का नागालैंड कितना बड़ा है। ये मणिपुर नहीं है सिर्फ, ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, ये आगे पीछे दाएं बाएं जो कुकी लैंड है उसमें भी बांग्लादेश भी आता है। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इनको मजीद यूनियन टेरिटरी का मजीद इनको आजादी दे दी जाए, मजीद आजाद। लेकिन वो मसला हल नहीं होगा, क्योंकि रियासत का इशू नहीं है कि उस रियासत को आप मजीद इंडिपेंडेंस दे दें। उस रियासत के अंदर खाना जंगी हो रही है, और उसी खाना जंगी के नतीजे में आसाम से नागालैंड निकला था। और उसी खाना जंगी का तसलसल है कि वो कह रहे हैं कि नागालैंड काफी नहीं है, हम तो मणिपुर में भी हैं, मणिपुर का हिस्सा नागालैंड से जोड़ा जाए, और उसमें अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ा जाए, और उसमें म्यांमार को भी जोड़ा जाए। तो जो डिमांड हो रही है अलहदगी की, वो एक बहुत बड़े हिस्से की हो रही है, जिसके नतीजे में वो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उधर लुक ईस्ट, वो पहले तो ये रियासतें और इनके अपने मसाइल, और फिर वो चिकन नेक, और अब वो सारे के सारे अगर एक होने की बात कर रहे हैं तो वो मणिपुर में आजादी नहीं मांग रहे जी, वो मणिपुर के से बहुत बड़ा, नागालैंड से भी बड़ा इलाका मांग रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां, और ये चाहे अमित शाह वहां जाए चाहे कोई, वो मसला हल नहीं हो रहा, और आग लगी हुई है, वो चर्चों को आग लगा दी गई है। इनको नागाज क्रिश्चियंस हैं और नागालैंड है साथ, और इधर भी नागाज हैं और अरुणाचल प्रदेश, और नागा उनका झंडा है पूरा, ठीक है, उनका झंडा, उनका तराना, वो अलग अपने आप को, वो बिल्कुल उनकी कल्चर, उनकी हिस्ट्री, वो बिल्कुल, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है भारत के साथ। अब इशू ये एक अजीब किस्म का क्राइसिस है। यानी मैंने आपसे बात की ना कि इसमें जब अलहदगी की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये ज़हन में रखें कि वो मणिपुर अलहदा नहीं होना चाह रहा, ना मणिपुर के नागाज या मणिपुर के मेथीज अलहदा होने चाह रही हैं, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो एक बड़ा हिस्सा भारत का कह रहे हैं कि इसको अलग करके, ठीक है, नागालैंड की जगह हमें नागालिम बना के दिया जाए। ठीक।
अच्छा, अब इसमें आप इस तरह से देखें कि ये 2022 छठी स्लाइड, नो मर्जर विद इंडिया बट नागास कैन नॉट लिव अपार्ट। अच्छा, ये उनके उनकी डिमांड्स हैं। ए सेंटर, फिर उसके बाद 7वीं स्लाइड, ये इनके पुराने में दिखा रहा हूं लेकिन समझ में आ जाए। ए सेंटर मीट्स नागा ग्रुप्स NSCN बैक टू डिमांड फॉर ग्रेटर नागालिम। ये नागालिम के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, ये नागालिम के लिए लड़ाई हो रही है। और जब तक नागालिम उनको नहीं मिलता तो ये, अब नागालैंड मिलेगा तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये खाना जंगी होती रहेगी। लेकिन इसको हमने फॉलो करते रहना है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये जो है ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, और उससे ज्यादा चूंकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, कि एक डिमांड शुरू हो गई है कि इसको अलग करें। और वो डिमांड है जो 1947 से थी, और अब पूरा महीना हो गया और वहां पे इंटरनेट बंद है, गोलियां चल रही हैं, ये म्यांमार का बॉर्डर है। सेक्रेटरी डिफेंस गए हैं वापस, और उन्होंने डिफेंस का उन्होंने कहा कि मुआहदे करेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। नेटो प्लस स्टेटस वो देते हैं नहीं देते, लेकिन बहरहाल ये डिफेंस टाइज बढ़ रही हैं इंडिया के साथ। लेकिन उसके साथ ही एक तो मैंने बात की थी कि निकोलस मदुरो सऊदी अरेबिया पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई आज वली अहद और वजीर आजम से, तवील मुलाकात और बड़ी जबरदस्त मुलाकात। और ये मैंने आपको बताया था, ये वो है जिनको, जो अमेरिका का तख्ता उलटने से बचे हैं। कल हमने बात की थी, इनके खिलाफ बगावत हुई थी और ये बच गए थे। प्यूटिन ने कहा था जहाज में ना बैठो, वहीं पे रहो। एग्जैक्टली। ये उसके बाद ब्राजील गए। ब्राजील में आपको पता है कि प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई है, लुला। ये सऊदी अरेबिया आए, ये ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं। चाइना ने ब्रिक्स, ये आए कहां से सऊदी अरेबिया? ये टर्की से आए। ये अर्दोगन की तकरीब तैयब अर्दोगन की जो हलफ बर्दारी थी उसमें तशरीक थे मदुरो, और तैयब अर्दोगन के बहुत करीब हैं। यानी जितना ये प्यूटिन के करीब हैं, जितना ये अब सऊदी अरेबिया ने मैसेज कब दिया उनको? एक दिन पहले, जब एंथनी ब्लिंकन के पहुंच रहे थे, एक दिन पहले एंथनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं। और एंथनी ब्लिंकन जो हैं वो पहुंच रहे हैं उस वक्त जबकि मदुरो वहां से चले गए हैं। 1 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम करने का सऊदी अरेबिया ने ऐलान कर दिया है। और अगले हफ्ते चाइना अरब बिजनेस समिट हो रही है, चाइना अरब बिजनेस समिट, ठीक है 11-12 को मेरा ख्याल से। अब एंथनी ब्लिंकन यहां पे आ रहे हैं। किस हद तक वो एंथनी ब्लिंकन यहां पर कामयाब होते हैं अपनी अमेरिका और अरब वर्ल्ड की टाइज को दुरुस्त करने में, ये हमने देखना है, क्योंकि इस दौरान बशर उल असद भी आ गए, चाइना का बहुत कुछ हो गया। एक बात जो बड़ी अजब हुई है, जो सेक्रेटरी डिफेंस ने की, वो सेक्रेटरी डिफेंस ने ये किया कि उन्होंने इंडिया में खड़े होके उन्होंने रशिया को, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा हूं, ये 9th स्लाइड, उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने रशिया के ऊपर ब्लास्ट किया और फिर साथ चाइना की बुलिंग को भी, लेकिन रशिया को भी ब्लास्ट किया। वो रशिया जो कि जिससे इंडिया वेपन्स भी ले रहा है, जिससे इंडिया ऑयल भी खरीद रहा है, और ये दोनों मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा है। क्वाड तो एक हवाई है या पता नहीं है या क्या है खुदा जाने, मगर ब्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रही है ना, ब्रिक्स तो। और वो इंडिया जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वो इंडिया जो तारीखी तौर पे, ठीक है हम तो सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, तारीखी तौर पे इंडिया कोल्ड वॉर से लेकर आज तक वो रशिया का साथी रहा है। बिल्कुल। अब अगर वो अमेरिका के कैंप में जा रहे हैं, उनके सवाल पे खड़े होके रशिया को बुरा भला कहे अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने, इनका जवाब नहीं आया। कोई, राजनाथ साथ बैठे हुए थे, कोई एक लफ्ज नहीं हुआ, ठीक है। चाइना को भी रगड़ा लगा दिया, उनको चाइना ने आगे से, वो तो चाइना तो अपना वो हिसाब के खामोशी से, वो तो बाद में देखेगा ना चाइना। लेकिन रशिया के ऊपर जो बात हुई है, और क्या अमेरिकन वेपन्स आके यहां पे इंडिया चाइना के अगेंस्ट, ये बड़ी स्ट्रेटेजी है। इंडिया, चाइना नहीं कंटेन हुआ, इंडिया कंटेन हो गया चारों तरफ से। ये मणिपुर में जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता कहां जाता है, लेकिन इंडिया कंटेन हो गया है। ऊपर वो लद्दाख के मसले नहीं हल हो रहे, ऊपर वो भूटान खड़ा है, इधर ये बांग्लादेश, इधर वो
अच्छा, ये जो अरब समिट हो रही है, चाइना अरब समिट, इसमें बेल्ट एंड रोड, एक पूरा सेशन इसका बेल्ट एंड रोड पे है। अच्छा, इशू ये है सारा कि इंडिया कंटेन हो गया। सादा अल्फाज में यूं कहें कि इंडिया रजिया है। ठीक यानी है। कंटेन को अगर समझना हो, किसी देसी आदमी को समझाना हो कि वो कंटेनमेंट क्या होता है, तो उसको कहा जाए कि इंडिया रजिया है। ठीक है, लेकिन उसके आसपास चूंकि हम भी हैं, तो अपने आप को, अपने लिए तो वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन इंडिया की वो रजिया वाली सिचुएशन हो गई, फंस गए चारों तरफ से। ठीक। इधर भी रौला, इधर मणिपुर वाले कह रहे हैं कि इधर से हमें नागालैंड चाहिए नहीं, हमें आप नागालैंड बना के दें। उधर क्रिश्चियंस का मसला, उधर वो बीजेपी की बॉर्डर एरिया को आप हुकूमत, बोल उधर रहे हैं, म्यांमार, उधर से वो भूटान, उधर से वो जो है इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, सेमी स्लाइसिंग उनका अपना वर्ड है, वो होती आहिस्ता आहिस्ता चुपके 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 करते आ रहे अचानक वो उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत आगे दिल्ली के पास। मतलब वो देखें, इशू ये है कि इस वक्त ये जो पॉलिसी है यहां तक तो ठीक रही, इसके आगे जो ब्लास्ट हुआ है और जो स्टेट विजिट हुआ है उस पर क्या यहां पर अब नजरें हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया रशिया को डंप करता है और अमेरिकन कैंप में जाता है टोटल, या इंडिया जो है अब भी वो कोई बैलेंसिंग एक्ट करके, क्योंकि यहां पर अब वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हर मुल्क को, या तो मुल्क इतने स्ट्रांग हो कि वो बैलेंसिंग, लेकिन बैलेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक टेरिटोरियल खौफनाक किस्म का डिस्प्यूट है चाइना से, तो बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान का फड्डा नहीं पड़ा हुआ किसी के साथ, जंग नहीं छिड़ी हुई। पाकिस्तान का कश्मीर पे एक डिस्प्यूट है जो कि यूनाइटेड नेशन, लेकिन अब वो पाकिस्तान है वो बायलैटरल नहीं है, वो ट्राइलैटरल हो चुका है। चाइना भी है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त वही तो इंडियंस कह रहे हैं कि छोटा सा इतना सा हिस्सा है जो हाथ से हमारे निकल गया, तो ये सियाचिन के साथ वो मिलके, और ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त है खत्म ना, हुआ। वो असल में वो बेल्ट एंड रोड के रास्ते में चाइनीज कहते हैं कि हमारा रास्ता सीधा सीधा हमारा बेल्ट एंड रोड बनना है, ये बीच में ये इंडियंस ने इंक्रोचमेंट की हुई है, इसको हटाओ। तो ये भी हमारा है। हाँ हाँ, वो इंडियंस, वो चाइना ये कहता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के जो नवाब लोगों का सब ख्याल रखिएगा।